पत्थर डालेंगे। आखिर में जिसके मर्तबान में ज्यादा पत्थर हुए जीत उसकी। ये क्या हुआ? तुम? हे ईश्वर, ये टूट कैसे गया? कहीं गलती से मुझसे ही तो नहीं टूट गया? तुम बहुत बेईमान हो। कोई नहीं, मैं हमारी शर्त एक बार फिर से याद दिला देती हूँ। जो मर्तबान में ज्यादा पत्थर डालेगा जीत उसकी। तो मेरे मर्तबान में 1, 2, 3 पत्थर हैं। तो जीत मेरी हुई, है ना महानायक? अरे इसमें मारने वाली क्या बात है? ठीक है, फिर यहाँ पे मार लो, इस जगह। आपने कमाल कर दिया, शुक्रिया। मैं तो डर गई थी। रुको। माफ कीजिए। चलो। वो देखो ना, देखो कितना सुंदर है ना। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जल राज्य नदियों का शहर है। ये शहर ना पानी के बीचों बीच बना है। पूरा का पूरा शहर नदियों से घिरा हुआ है। अंदर के लोग बाहर नहीं जा सकते, बाहर के लोग अंदर नहीं आ सकते, और सभी लोग ड्रैगन किंग के डर में जीते हैं, और उन्हें बाढ़ आने का भी डर है। अच्छा तो फिर ताइवान को राजधानी बनाया क्यों? पानी ज्यादा होगा तो फसल अच्छी होगी। ताइवान की पकड़ 5 रियासतों की नदियों पर है। ऐसे उपजाऊ शहर को कौन नहीं चाहेगा? ये बात तो है। सच में कुन राज्य क्वान राज्य से कहीं बेहतर तरक्की कर रही है। यहाँ के लोग भी सच में काफी दिलचस्प हैं। कहते हैं जो एक बार ताइवान आता है वो अपना खुद का शहर भी भूल जाता है। चलो ना। कहाँ? वहाँ चलते हैं। चलो तो चले। तुम दोनों लड़कियां यहाँ पहली बार आई हो क्या? तुम्हें ये कैसे पता? सच कहूँ तो हम वूबा शहर के लोग पूरे ताइवान में फैले हुए हैं। इस शहर का हर एक निवासी हमें जानता है, और तुम दोनों जिज्ञासु दिख रही हो, तो कहीं और से ही आई होगी। अच्छा तो तुम ये बताओ कि तुम आखिर बेचते क्या हो? हमारी दुकान पर बिकता कुछ नहीं। तो इतना उछल क्यों रहे हो? बेचते कुछ नहीं तो क्या हुआ, हम आपकी हर फरमाइश को पूरा कर सकते हैं। अपनी ख्वाहिश तो बताइए आप। मुझे महानायक के निवास की सजावट करवानी है। आदमी मिलेंगे क्या? देखिए, किराए का घर, संदेश भेजना, सामान पहुंचाना, या रथ या घोड़े बेचना, जो भी आप चाहेंगी, पूरी राजधानी में उसके पर्चे लग जाएंगे और हम आपको वो ला कर देंगे। ये वाकई में कमाल की जगह है। 12 साल की उम्र से ही मैं आजादी से घूम रही हूँ। अब तक 5 रियासतों में घूम चुकी हूँ। मैं तो बस महानायक की पूंछ बन के घूमती रहती हूँ। वो जहाँ जाते हैं मैं वहाँ जाती हूँ। तुम तो महानायक की दीवानी लगती हो। हाँ, सो तो है। तो क्यों ना आज से तुम्हें महानायक की दीवानी बुलाऊं? हाँ। तुम हर वक्त जैन बेये के पीछे पड़ी रहती हो। सगाई हुई है क्या? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। मेरा तो एक तरफा प्यार है, सच्चा प्यार। फिर भी हर जगह उनके पीछे लगी रहती हो, उनके इतनी बार ठुकराने के बावजूद भी। जब उन्हें पहली बार देखा था ना, तभी से मैंने उनको अपना पति मान लिया था। मैं उन्हें मना कर रहूंगी। अगर वो नहीं माने फिर भी मैं उनके पीछे जाऊंगी और कोशिश करती रहूंगी, पर छोड़ूंगी नहीं। ऐसा क्यों करना?
और क्यों ना करूं? जिस इंसान से मैंने दिल से प्यार किया है उसे पाने की कोशिश तो मुझे करनी ही होगी ना। इस तरह मुझे उनका प्यार मिले या ना मिले, कम से कम अफसोस तो नहीं होगा ना। बुढ़ापे में अपने बच्चों को सुनाने के लिए कोई कहानी तो होगी ना। उन्हें पसंद करती हूँ तो दिल की बात भी तो कहूँगी ना। बुढ़ापे में जाके कोई पछतावा नहीं करना चाहती मैं, तो पूरी कोशिश करूँगी। ऐसी नौबत नहीं आने दूंगी मैं। बहुत बुरा लगता है, इतने सालों से महानायक के पीछे हूँ और मुझे देखते ही भाग जाते हैं। तुम बताओ, अगर वो हमेशा ऐसे ही रहे तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि मैं उन्हें कितना खुश रखूंगी। इतने सालों से तुम उनके पीछे हो पर वो तुमसे छुपते हैं, इसका मतलब तुम उनके लिए बहुत खास हो। सच में? हाँ? मैं करूँगी तुम्हारी मदद। हाँ। पर मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। बस भी करो। मुझे ज़ैन बीए में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं हर तरह की कोशिश करूंगी। ठीक है? मंजूर है तुम्हें? ठीक है, बिल्कुल। पर अगर तुमने मेरे महानायक को चोट पहुंचाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चोट पहुंचाए बिना भी रास्ता निकाला जा सकता है। आओ चलो अब चलते हैं। क्या आप फाइंड राज्य के युवराज हैं? जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने आपको लाने भेजा है, मेरे साथ चलिए। ठीक है। हाँ, आओ वहाँ देखते हैं। चलो। युवराज, प्रधानमंत्री ने हमारे करार को खुफिया रखने के लिए कहा है। उम्मीद है आप समझेंगे। फिर प्रधानमंत्री से मिलना कब हो पाएगा? आप इतनी जल्दी में प्रधानमंत्री से मिलने आए हैं, आप थके होंगे। वो चाहते हैं आप पहले आराम करें, एक बार सारी तैयारी हो जाए फिर वो आपसे मिलने आएंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बहुत अच्छे। ठीक है युवराज, आप इस राजनिवास में जैसे चाहे रह सकते हैं। कोई भी जरूरत पड़े तो हमें जरूर बताइए। ठीक है। हाँ? इतने सारे मेहमान खानों में तो मैं पंचकुमार के साथ कहीं भी रह सकती हूँ। जरा सुनो, देखो ये फिर से रसोई में घुसी चली आई। बनाना तो कुछ आता ही नहीं, चली आती है काम खराब करने। तुम समझे नहीं, इसे युवराज को खुश करना है। ये खा कुछ करेगी, औरत जैसी कोई बात भी नहीं इसमें। इस लड़के जैसे दिखने वाली को भला कौन अपनी बीवी बनाएगा? सही कह रहे हो। कुछ बनाना आता भी किसका होगा। काम नहीं। अपना मुंह बंद करो। हे, खाने पे ध्यान दो। फुयाओ रुकिए। महोदया, आप कहाँ पर जा रही हैं? महानायक का हुक्म है कि पृथु घंटी ढूंढने तक आप यहीं पर रहेंगी। वो आपकी खातिर जरूर करेंगे और राजधानी कुन में आज़ादी से कहीं भी आने जाने देंगे। तुम्हारे साथ चोरों सा बर्ताव बिल्कुल नहीं होगा। पर क्या उन्होंने ये भी कहा कि ये आज़ादी उन्होंने आप पर भरोसा करके ही दी है। अगर आपने भागने की दोबारा कोशिश की और महानायक ने आपको पकड़ लिया तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। मुमकिन नहीं है। वैसे अगर मैं यहाँ से भाग निकली तो क्या तुम्हारे महानायक मुझे पकड़ पाएंगे? आखिर आप मुसीबत में क्यों पड़ना चाहती हैं? आप जाओची को ढूंढना चाहती हैं ना? नहीं, यहाँ आपका कोई जान पहचान का है, ना ही आपको पता है कहाँ ढूंढना है, इसलिए आप यहीं रहें। सेना नायक फाइन राज्य के युवराज हैं।
उन्हें कोई भी संकेत मिला तो वो उसे ढूंढ लेंगे। उसे अकेले ढूंढने की कोशिश करना बेकार है। कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। वैसे आपका कहना भी सही है। तो फिर क्यों ना शाओ जी को आप ही ढूंढिए। अरे खाओ ना। लो, मैं खिलाती हूँ तुम्हें। मुंह खोलो ना। कैसा बना है? अच्छा है ना? बोलो। हाँ? युवराज आ गए हैं। हाँ? ये क्या सुना मैंने? पंचकुमार आ गए। जाओ उन्हें भी ये बेहतरीन पकवान खिलाओ। हाँ, जाती हूँ। जाओ जाओ। पंचकुमार, सुनिए ना, मैंने हमारे यहाँ के पौधों से ये पकवान बनाया है। ये आपको पसंद है ना? मैंने ये सारा सामान फाइन राज्य से मंगाया है जालांजू। आपके लिए। कभी तो लड़कियों जैसा बर्ताव किया करो। क्या है ये रोज रोज तमाशा लगा रखा है तुमने? मैं बस अपना बनाया खाना खिलाना चाहती थी। थोड़ा सा तो खा के देखिए। नहीं, लीजिए लीजिए नहीं ना, खाना, खाकर नहीं तो खाना। देखिए। थोड़ा सा खा लीजिए, नहीं बहुत खाना। लजीज मैंने है। मना किया ना। इसे जमीन पर क्यों गिरा दिया आपने पंचकुमार? नहीं खाना तो तुम मत खा देना। आपको मैं जाने नहीं दूंगी। रुकिए, मैं छोड़ो मेरा हाथ, समझाइए इसे। तुम्हें शर्म नहीं आती? पहली बार किसी लड़की को किसी मर्द के पीछे ऐसे पागल देखा है। हाँ, मैं हुई ऐसी। मेरे पिता कहते हैं मर्द को रिझाने के लिए तुम्हें पहल करनी चाहिए, फिर चाहे वो तुमसे कितने भी दूर भागे। मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। दूर हटो मुझसे, दूर हटो। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा दूर हटो मुझसे। मैं नहीं क्या जाने लगा रखा है दूंगी। तुमने? महाराज जान गई, मान जाओ। दूर हटो मुझसे। इसे हम कह भी दो, शायद इससे ज्यादा प्यार तुम्हें दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसका प्यार नहीं पहचान पा रहे हो तुम। आपने ऐसा क्यों हाँ? किया? पंचकुमार, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ए, मैं आपसे शादी ए, करना चाहती हूँ। मेरा मेरी भरोसा बात सुनो। कीजिए। तुम्हारे पिता ने ये भी कहा था ना कि एक मर्द अपने पहले प्यार से ही शादी करता है। बोला था। हाँ हाँ। तो सुनो, मेरे दिल पर पहले से ही आगे? किसी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन वो तुम नहीं, कोई और है। कौन है वो? नहीं बता सकता। कौन है? वो ये है। आप आमतौर पर इतने गुस्से में नहीं होते। क्या ये चीज उनसे मुलाकात की वजह से है? युवराज जान, आपने बताया नहीं कि असल में हुआ क्या था। पृथु घंटी आते वक्त चोरी हो गई और अब तक नहीं मिल पाई है। सुना है आपके सिपाही एक से बढ़कर एक हैं। अजीब बात है, एक अदना सा चोर आपको मात दे गया। चोरी हो गया, या फिर फींड राज्य का शुरुआत से ही उसे देने का कोई इरादा ही नहीं था। मैं जान पे ये कभी भी झूठ नहीं बोलता हूं और मैं अपनी जबान का पक्का हूं। आप ये बोल के मेरा अपमान कर रहे हैं। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं तो फिर महाराज से पूछ सकते हैं। पूरी जिम्मेदारी मेरी। मैं जान पे ये जबान देता हूं। शांत हो जाइए युवराज, मैं बस थोड़ा परेशान हूं। आखिर पृथु घंटी फींड राज्य का राजसी खजाना है और ताइवान में खोया है, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो आप ही बताइए, अब हमें क्या करना चाहिए? पृथु घंटी खोई मुझसे है तो उसको ढूंढ कर भी मैं ही लाऊंगा। युवराज ने जुबान दी है तो मैं भी इंतजार करूंगा, पर अगर वो घंटी नहीं मिली तो जिम्मेदारी किसकी होगी? मेरी ही होगी। फिर तो ठीक है। फिर तो ठीक है। शायद उसे हमारी पृथु घंटी की जरूरत है, पर उसे पाने की जल्दबाजी नहीं है।
इससे तो आपको उसे ढूंढने का बहुत वक्त मिल जाएगा। ये उसकी कोई चाल है। ऐसा क्यों? क्योंकि चीजन के हाव भाव से लगा नहीं कि उसे पृथु घंटी को पाने की जरा भी फिक्र नहीं, क्योंकि चोरी की बात सुनकर भी वो हैरान नहीं हुआ, बस हैरान होने का नाटक कर रहा था, जैसे कि उसे ये सब पहले से पता हो। तो मतलब ये हुआ कि मेरा शक सही है। इसका मतलब जिस दिन वो घंटी चोरी हुई उस दिन जान बे ये क्या बोला तुमने? फुयो, सुनो, जाने दो इसे। जबान से लोगों की जान पर बनाती है, समझे? या लांजू ने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए सारा खाना बनाया, खाना तो दूर ऊपर से तुमने पूरा जमीन पर गिराकर फैला दिया, वो भी इतने लोगों के सामने। तुम्हारी इज्जत इज्जत है और बाकियों की नहीं। तुमसे बात कर रही हूँ। अपना गुस्सा तुम दूसरों पर क्यों निकालते हो? या लांजू से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी, अब मैं उसकी नजरों में पूरी तरह गिर गई। जी सुनो। जी कहिए। ये बहुत बड़बोली है, ले जाओ इसे। क्या बोला तुमने मुझे? कुछ ज्यादा नहीं बोल गए तुम? पर हाँ, तुम्हारी तो ज्यादा बोलने की आदत है। शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। तुम्हें लगता है कि तुम महानायक हो तो मैं डर जाऊंगी, क्या कहते हो? हाँ, काफी दिनों से मेरा भी अभ्यास नहीं हुआ है। तो हो जाए। छोड़ो मुझे। आज के बाद तुम फिर कभी दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ाओगी। जिद छोड़ दो, तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? और किसी की नहीं। क्या बोला तुमने? यही कि तुम मेरी हो। फुयाओ, तुम मेरे प्यार को कैसे छीन सकती हो? छोड़ो, इसने पकड़ा था मुझे। एक ही बात है ना? तुम सब मक्कार हो। लांजू रुको। तुम्हें क्या हुआ? क्या आप उस लड़की को पसंद करने लगे हैं महानायक? क्या तुम्हें मैं अंधा या पागल दिखता हूं? माफ कीजिएगा। क्या हुआ, नाराज हो मुझसे? तुम्हें दिख नहीं रहा वो तुम्हें उकसा रहा है? जानती हूँ मेरा बर्ताव लड़कियों जैसा नहीं है, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करते। सुनो, मैंने तुमसे ज्यादा प्यारी लड़की आज तक नहीं देखी। तुमसे तो कोई भी प्यार करेगा। सच में? हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। पर सब कहते हैं मुझ में लड़कियों वाली कोई बात नहीं है, इसलिए वो दूर भागते हैं। ये जैन भी बहुत अड़ियल है, इसे किसी न किसी दिन सबक सिखाना पड़ेगा। घुटनों पर बिठाकर तुम्हारा हाथ मंगवाऊंगी। तुम पंचकुमार के साथ ऐसा करोगी? उन्हें हाथ लगाने की सोचना भी बंद। मैं बस तुम्हारा बदला लेने वाली थी। उन्हें छूना भी मत। जिद्दी हो तुम। हाँ ठीक है, मैं जिद्दी हूँ। उनसे इतना प्यार करती हूँ, पर उन्होंने मुझे कभी गले तक नहीं लगाया। यहाँ आओ। आओ ना। नहीं आना। क्या कर रही हो? सूंघो मुझे। क्या सूंघूं? अरे सूंघो ना जरा। जैन बेये के पसीने की मीठी सी महक महसूस की तुमने? महसूस कर रही हो ना? बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। समझ लो तुमने उसे ही गले लगाया है। हाँ ठीक है। महसूस किया? हाँ हाँ।
सच में? हाँ सच में। अब तो नाराज नहीं हो? मैं बस खुद से ही नाराज हूँ। हाँ, अगर मैं तुम्हारी जैसी होती जो उनसे लड़ सके, बहस कर सके, तो शायद वो कभी मेरी बात सुनते। समझी। पर वो जब भी सामने आते हैं ना, तो मैं घबरा जाती हूँ। उन्हें मनाना चाहती हूँ, उन्हें खुश रखना चाहती हूँ, और इसके लिए मैं हर तरह की कोशिश करना चाहती हूँ ताकि वो हमेशा ही खुश रहें। पर मैं जितना ज्यादा कोशिश करती हूँ, उतना अपने आप को खोती जाती हूँ। कभी कभी तो लगता है कि मुझसे ही कोई कमी रह गई होगी। बदकिस्मत है जान बे ये। तुम्हारी अच्छाई का एक हिस्सा भी देख ले तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। काश एक दिन वो मुझे समझ पाए। भरोसा रखो, वो दिन जरूर आएगा। ए, जरा रुकना। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें पता नहीं है क्या? आज मनोकामना पर्व है। क्या मनोकामना पर्व? हाँ, ये ताइवान का सबसे बड़ा प्रार्थना पर्व है। अगर आज तुमने सच्चे मन से प्रार्थना की तो तुम्हारी किस्मत खुलेगी और तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। मनोकामना पूरी हो जाएगी मतलब शादी की ख्वाहिश भी पूरी होगी क्या? बिल्कुल होगी। पूरब में अनंत नदी की ओर जाओ, वहाँ जाकर लालटेन जलाकर लाल धागा बांधकर दिल से प्रार्थना करो। तुम कैसे भी जीवन साथी की कामना कर सकती हो वहाँ। बुद्ध देव के आशीर्वाद से वो तुम्हें जरूर मिलेगा। क्या सच में मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी? ए, आ? चिंगफेंग, आज की तारीख बताओ जरा। बाहर इतना शोर क्यों है? महाराज, सुनकर तो लगता है कि मनोकामना पर्व है। मनोकामना पर्व? जी हाँ। पिताजी। बेटे, चलो आ जाओ। चलिए ना। चलो। वो देखो। देखो उधर। अच्छा है ना? क्या बात कितना है। सुंदर है ना मेरे बच्चे। वैधराज, प्रधानमंत्री जी यहाँ। आप हमारे महल में हैं और हम आपसे मिलने नहीं आ पाए, माफी चाहूंगा। आपका बेहद शुक्रिया। आज यहाँ मनोकामना पर्व है। ये हमारी राजधानी कुन का सबसे बड़ा त्योहार है। अगर वैधराज के पास थोड़ा वक्त हो तो उन्हें उत्सव का लुत्फ उठाना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो भला मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। पर आप खुद यहाँ आए तो कोई खास बात तो होगी ही, है ना? आपका सच में जवाब नहीं। सच कहूं तो महाराज की हालत खराब होती जा रही है। क्या आपके पास ऐसा कोई नुस्खा है जिससे महाराज स्वस्थ हो सके? चाहे कुछ वक्त के लिए ही सही। मैंने सुना महाराज बहुत बीमार हैं। आप इलाज चाहते हैं, लेकिन मैं इसका कोई वादा नहीं कर सकता हूं। पर अगर आप बस मरने से पहले महाराज को कुछ वक्त के लिए स्वस्थ करना चाहते हैं तो मुझे उनसे एक बार मिलवा दीजिएगा। देखता हूं क्या कर सकता हूं। ये हुई ना बात, तो फिर तय रहा। मैं कोई अच्छा दिन देखकर महाराज से आपकी मुलाकात करवाता हूं। ठीक है। शुक्रिया वैधराज। ख्याल रखिएगा।
तुम्हें आसमान में लाल लालटेन दिख रही है? ये किसकी हो सकती है? ऐसी अजीब लालटेन किसने जलाई, वो भी इस रंग की? हाँ, बाकियों से 2-3 गुना बड़ी, किसी तरबूज जैसी लगती है। ये तो किसी पहाड़ी शैतान से भी अजीब है। समझ नहीं आता मनोकामना के लिए कोई इतनी बड़ी लालटेन क्यों जलाएगा। कौन जाने। चलो ठीक है। महानायक। लिन यी। महानायक, आज 5 रियासतों का सबसे बड़ा पर्व मनोकामना पर्व है। आप बाहर जाकर उसका लुत्फ क्यों नहीं उठा रहे? हाँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। क्या ये वही खास मदिरा है? आपको याद है महानायक, जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ था, उस दिन हमने यही मदिरा पी थी। हाँ, सोचो जरा, उस बात को 5 साल बीत चुके हैं। हाँ, महानायक, आज ताइवान का मनोकामना पर्व है। आज मैं ये शुरुआती जाम आपके लिए। अच्छा है। महानायक, ये आपके लिए। सुनो। हाँ? तुमने 10 साल मेरा साथ दिया, जिंदगी और मौत की परवाह किए बिना। इस जाम के हकदार मैं नहीं, तुम हो। क्या हुआ? पी क्यों नहीं रहे हो? डर रहे हो कि इसमें जहर तो नहीं? लो पियो। क्या बात है, बहुत बढ़िया है ना ये। कमाल का लग रहा है, जरा लेके देखो। हाँ, मैंने तुम्हें अनोखा लालटेन ढूंढने को कहा था। ये कैसा अजीब सा लालटेन ले आए हो? हाँ? पर मुझे तो इस लालटेन का रंग बहुत ही अनोखा लगा। जोंग भी यही कहेंगे। अजीब है पर जोंग से कहना तुम्हारी आंखें जांच ले। तुमने वहां की तलाशी ली? हाँ, खुफिया रक्षक भेज दिए। युवराज, आप फिक्र मत करिए। ये देखो, कितनी सारी लालटेन। अरे इसे देखो, चीनी की मिठाई बनाने वाला। सुनिए, ये देखिए लालटेन। क्या खूबसूरत लालटेन है, एक बार लेकर तो देखिए। क्या शानदार कारीगरी है इसकी, एक बार नजर तो डालिए। आपको जरूर पसंद आएगा। एक बार जरा ये वाला तो देखिए। ये वाला दे दूं निकाल के आपको। इतने कम दाम में इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। तुम यहीं रुको, मैं अंदर देख कर आती हूँ, ठीक है? कहाँ जा रही? मैं सच में बता रही हूँ आपको, एक बार लगाओ फिर असर देखो। अच्छा, आपको क्या चाहिए बताइए? ये क्या है? ये हमारी दुकान का एक शाही लेप है। आपकी त्वचा में ये 4 चांद लगा देगा। बहुत कम ही बचा है, दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, मैंने देखा आपकी दुकान के अलावा हर जगह लालटेन बिक रही है। हाँ, क्योंकि मेरी दुकान बाकी दुकानों से खास है। यहाँ जितने भी शाही लेप हैं बहुत आला दर्जे के हैं। इसमें एक खास नुस्खा भी है। 5 रियासतों में इससे बेहतर आपको त्वचा का लेप कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको पता है कि ताइवान की लड़कियां 5 रियासतों में
सबसे खूबसूरत मानी जाती हैं। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि ये सारी के सारे राज इसी शाही लेप में हैं। देखो। दो बोतल मेरे शाही निवास में भिजवा देगी? हाँ, क्यों नहीं, अभी भिजवा देती। युवराज, क्या देख रहे हैं आप? कुछ भी नहीं। चलो। सुनो फुयाओ। क्या हुआ? इतना चहकते हुए कहाँ से आ रही हो? सुनो तो, मुझे पंचकुमार को रिझाने वाली चीज मिल गई है। कैसी चीज? मुझे भी दिखाओ। अबे नहीं। चलो चलकर दिखाती हूँ। चलो। क्या हुआ फुयाओ? कुछ नहीं। पिताजी, क्या खबर है? जैन बेये के दल में हमारा आदमी उसका काम तमाम कर देगा। अगर वो जहर से बच भी गया तो हमने उसके लिए और जाल बिछा रखे हैं। आज जैन बेये किसी हाल में जिंदा नहीं बचेगा। महानायक, आपको ये सब कब पता चला? क्या तुम्हारी गद्दारी का सच या मदिरा में जहर मिलाने की बात? तो आपको ये पहले से ही पता चल गया था? महानायक ये सोच भी नहीं सकते थे कि तुम उनसे गद्दारी करके उनकी जान लेना चाहोगे। जब ताइवान से पृथु घंटी चोरी हुई थी, हमें पता था कि हम में से ही कोई गद्दार है। अगर तुम सेना नायक के इतने करीबी वफादार नहीं होते तो वो तुमसे कभी धोखा नहीं खाते। तुम्हें लगता है महानायक ने सच में फूया को चोर मान लिया था? उसे कैद करना तो सिर्फ एक बहाना ही था। तुमने मुझसे गद्दारी क्यों की लिन? आपको क्या लगता है महानायक, जैन नानचैंग के जुल्मों को देखकर भी आप खामोश रहे? आप जानते हैं कि हमारा राजा पापी है, तो उससे बगावत क्यों नहीं करते? बताइए, फाइन राज्य को ऐसे जुल्मी राजा के हवाले करके आपने आवाम को तड़पने के लिए छोड़ दिया। उनके बारे में क्या कहोगे आप? तो क्या यही वजह है गद्दारी की? जो लोगों को हमेशा इंसाफ दिलाने के लिए डट कर खड़ा हो जाता था, अगर आप में उन दिनों जैसा थोड़ा सा भी जज्बा बचा होता तो आपका ये वफादार मुलाजिम कभी भी आपसे गद्दारी नहीं करता। मैंने जो कुछ भी किया अपने होश और आवाज में किया। एक तो गद्दारी की और अब जबान लड़ा रहे हो। ये तो होना ही था। गद्दारी की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे आपकी हर सजा मंजूर है। मैं सिर्फ सच जानना चाहता था। बताओ तुम्हें किसने भेजा है? बताओ कहां है वो पृथु घंटी? एक बात बताओ। हाँ? सुना है जान बे ये फाइन राज्य के शाही परिवार का तीसरा बेटा है, तो फिर ये पंचकुमार क्या है? ओ, तो तुम्हें नहीं पता? पंचकुमार के दो बड़े भाई हैं। उसमें जैन नानचैंग बड़े गुस्से वाले हैं। उन्हें राजा बने अभी कुछ ही साल हुए हैं। उनका छोटा भाई जैन बे है, उनके हुक्म का गुलाम है, ऐसा सुना है। और मेरे पंचकुमार उनके तीसरे भाई हैं। पर तुम्हें पता है, उनके परिवार में पहले दो और राजकुमार भी थे। वो पंचकुमार के सौतेले बड़े भाई थे। उनके बारे में तो कभी नहीं सुना। वो जैन नानचैंग को सत्ता की चुनौती देना चाहते थे, तो उनको मरवा दिया। मतलब उन्होंने अपने छोटे भाइयों की जान ली? तो इसमें क्या अलग है? सत्ता की भूख में तो भाइयों का एक दूसरे की जान लेना प्राचीन काल से आम बात है। पर किस्मत से पंचकुमार की माँ का परिवार काफी ताकतवर है, इसलिए वो अब तक उन्हें नहीं मार पाए। फिर भी पंचकुमार उनके आगे बेबस होकर अपना किला और सेना उनके हवाले कर चुके हैं। लोग कहते हैं फाइन के युवराज में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत नहीं है। वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? अपनी माँ यानी उप महारानी जिंग के लिए। पंचकुमार अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और वो जैन नानचैंग के कब्जे में है, इसलिए राजा जैन नानचैंग का आदेश पंचकुमार को मानना ही पड़ता है।
हम दोनों ने मिलके शाओबाई में 8 साल पहले बागियों को हराया था। उस समय तो आप 18 साल के भी नहीं थे, पर आपने हमारी सेना को मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में से निकालकर जीत दिलाई। मुझे बस ये याद है कि उस वक्त मेरे पैर में तीर लगा था और तुम ही ने मेरा ख्याल रखा था। याद है ना? दो साल पहले जब मैं युद्ध पर गया था तो जान बेहेंग ने मेरे महल को जलाने के लिए अपने लोग भेजे थे, पर तुमने अपने परिवार की परवाह किए बिना मेरे महल में 3 लोगों की जान बचाई। आपको ये सब याद है महानायक? तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं जान बे ये पत्थर दिल इंसान नहीं हूं। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, पर तुम्हें बताना होगा कि तुम जैसा वफादार गद्दार कैसे बन गया। पूरे 10 साल तक तुम मुझसे वफादारी निभाते आए, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने मुझसे गद्दारी करने की सोची? क्या महाराज ने तुम्हारे परिवार को धमकाया? क्या वो तुम्हारे परिवार की जान लेना चाहते थे? क्या उन्होंने ही तुमसे पृथु घंटी चुराने को कहा ताकि वो मुझे मौत की सजा देने का कोई अच्छा बहाना ढूंढ पाए? आपका शक बिल्कुल सही है, लेकिन मैं माफी के काबिल नहीं हूं। ये क्या किया तुमने? महानायक से गद्दारी की सजा मौत होनी चाहिए। अगर मैं आपको मार नहीं पाया तो मेरा परिवार भी जिंदा नहीं बचेगा। मुझे माफ करना महानायक। ज़ैन नानचेंग की योजना सिर्फ आपको फंसाने तक खत्म नहीं होती। दरअसल वो ताइवान खतरे में। महानायक आप लेनिए खबर फैला दो कि लिन यी मुझे मारने आया था, लेकिन मैंने उसे मार दिया। महानायक, यही एक तरीका है जिससे फाइन राज्य में इसका परिवार नानचेंग से सुरक्षित रह पाएगा।